दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है नौबस्ता, और इसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है संजय गांधी नगर कॉलोनी मछरिया। और इसी कॉलोनी में विष्णु प्रसाद अग्रवाल का परिवार रहता था। विष्णु अग्रवाल के दो बेटे अंशुल अग्रवाल व विशाल अग्रवाल और एक बेटी दिव्या अग्रवाल थी। बड़ा बेटा अंशुल बैंक मैनेजर था और विशाल भी बैंक में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत था। दोस्तों, अनैतिक रिश्ते को अधिक दिनों तक पर्दे में नहीं छुपाया जा सकता है। जिस भी समय इससे पर्दा हटता है, भूचाल आ जाता है। कई बार इस कारण आक्रोश की भड़की ज्वाला में जीवन लीला ही जलकर भस्म हो जाती है। ऐसा ही कानपुर के एक बैंक कर्मी के साथ हुआ। अवैध संबंध में न केवल उसकी जान चली गई, बल्कि 3 जिंदगियां भी बर्बाद हो गई। गुमशुदा विशाल अग्रवाल की लाश बरामद होने पर उन्नाव के दही चौकी थाने की पुलिस ने पहली जांच में ही उसकी हत्या किए जाने की पुष्टि कर दी थी। करीब 25 वर्षीय विशाल अग्रवाल एक बैंक कर्मी था, जिसकी लाश जिले में शारदा नहर के किनारे झाड़ियों में लावारिस पड़े ड्रम में मिली थी। लाश को एक प्लास्टिक के ड्रम में ठूंस कर पैक किया गया था। ये ड्रम दही चौकी के पूर्वा मार्ग पर स्थित बंद पड़ी आयरन फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर सराय कारियान गांव के पास से गुजरने वाली नहर के किनारे पड़ा था। ड्रम से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही खेड़ा चौकी प्रभारी अंशुमन सिंह अपने हमराही के साथ मौके पर पहुंचे और ड्रम को खुलवाया, जिसमें से 25 साल के एक युवक की डेड बॉडी मिलती है। वहीं पास में ही एक स्कूटी की चाबी भी मिली। पुलिस ने मौके पर लोगों से उस डेड बॉडी की पहचान कराई, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। फिर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और लाश की पहचान के लिए जिले के सभी थानों में सूचना प्रसारित करवा दी। उन्हीं दिनों कानपुर के नौबस्ता थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह विशाल अग्रवाल नामक युवक की तलाश कर रहे थे। उसके लापता होने की सूचना अंशुल अग्रवाल ने दर्ज करवाई थी। अंशुल अग्रवाल विशाल अग्रवाल का बड़ा भाई था। नौबस्ता थाना प्रभारी को उन्नाव जिले के दही चौकी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने जानकारी मिली, तो वो अंशुल अग्रवाल को साथ लेकर उन्नाव जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चौकी प्रभारी अंशुमन सिंह से मुलाकात की। तब उन्होंने मोर्चरी ले जाकर बरामद लाश को थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह और उनके साथ आए युवक अंशुल को दिखाई। अंशुल अग्रवाल ने उस लाश की शिनाख्त अपने छोटे भाई विशाल अग्रवाल के रूप में की। लाश की पहचान हो जाने के बाद थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह नौबस्ता थाना लौट आए। उन्होंने सबसे पहले गुमशुदगी के मामले को हत्या में तरमीम कराया। फिर वो हत्या आरोपियों की तलाश में जुट गए। उन्होंने पहले मृतक के फोन कॉल की डिटेल्स निकलवाई, तो पता चला कि उसका मोबाइल 7 सितंबर 2021 को रात 10 बजे के बाद स्विच्ड ऑफ हो गया था। लेकिन उस मोबाइल से 8:50 पर आखिरी बार बातचीत हुई थी, जबकि 8:30 बजे उस पर एक मिस्ड कॉल भी आई थी। जांच का सिलसिला मोबाइल से मिली कुछ जानकारियों के साथ शुरू किया गया। जिस नंबर से विशाल के मोबाइल पर कॉल की गई थी, वो नंबर सत्यम ओमर नाम के व्यक्ति का था। सत्यम कानपुर निवासी अनिल ओमर का बेटा था। पुलिस द्वारा उस मोबाइल नंबर पर कॉल की गई तो वो बंद मिला। फिर पुलिस ने उस नंबर से मिले पते पर दबिश दी, किंतु वहां सत्यम ओमर नहीं मिला। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो इस पते पर 2.5 साल पहले रहता था। हालांकि जल्द ही थाना प्रभारी को मुखबिरों से सत्यम ओमर के नए पते की जानकारी मिल गई। पता चला कि इस समय वो राम नारायण बाजार स्थित किराए के एक फ्लैट में रहता है। पुलिस को मुखबिर से उसके उस फ्लैट में उपस्थित रहने के समय का भी पता लग गया। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह, उस्मानपुर चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार,
बसंत विहार चौकी इंचार्ज मनीष कुमार, एसआई रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, सुरेंद्र सिंह, दीपू भारतीय, राजीव यादव, कांस्टेबल सौरभ पांडे, महिला सिपाही पल्लवी के साथ उस फ्लैट पर दबिश दी। उस समय फ्लैट से 2 युवक सीढ़ियों से उतर रहे थे। पुलिस कर्मियों को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन वो पकड़ लिए गए। पुलिस दोनों को लेकर उस फ्लैट में गई। उनसे पूछताछ करने पर एक युवक ने अपना नाम सत्यम उमर, जबकि दूसरे ने सरवन बत्या। वहीं 17 से 18 साल की एक लड़की भी मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि वो सत्यम की मौसेरी बहन है और पास के ही दूसरे मकान में रहती है। उसका नाम राधा है। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने फ्लैट का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच में पाया कि कमरे की दीवारों को जगह जगह खुरचा गया है। थाना प्रभारी के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस दीवार पर डिस्टेम्पर करवाना है। ये बात पुलिस को हजम नहीं हुई। कारण ये कि वहां डिस्टेम्पर के कराने जैसी किसी तरह का कोई इंतजाम कहीं नहीं दिखा। बस जहां तहां दीवारों पर खुरचने के निशान ही मिले। उस बारे में पूछने पर सभी ने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। थाना प्रभारी ने राधा के चेहरे पर भी गौर किया, जिसका रंग अचानक तब फीका पड़ गया था जब उन्होंने कहा कि वो विशाल अग्रवाल की हत्या के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। इसमें अगर उसने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसी के साथ थाना प्रभारी दोनों युवकों को विशेष पूछताछ के लिए थाने ले आए। उन्होंने सत्यम उमर से सीधा सवाल किया, तुमने 7 सितंबर 2021 की शाम 8:30 बजे विशाल अग्रवाल को मिस्ड कॉल क्यों किया था? इसका जवाब देते हुए सत्यम उमर हक बकाता हुआ बोला, वो नंबर में नहीं, मेरी मौसेरी बहन इस्तेमाल करती है। ये बातों सी से पूछना होगा। वो विशाल को कैसे जानती है? थाना प्रभारी सिंह ने सवाल किया। सत्यम बोला, ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद थाना प्रभारी को राधा भी इस घटना में संदिग्ध लगने लगी। उन्होंने उसे भी तुरंत थाने बुला लिया और पूछताछ शुरू की। उससे फोन कॉल्स के बारे में नहीं पूछा, बल्कि सीधे लहजे में पूछ लिया कि विशाल अग्रवाल से उसके क्या संबंध थे। ये सवाल सुनकर राधा सामने बैठे अपने भाई सत्यम और उसके दोस्त सरवन को देखकर घबरा गई। उसके कुछ बोलने से पहले ही थाना प्रभारी ने उसे समझाया, तुम्हारे और विशाल अग्रवाल से जो भी संबंध रहे थे वो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गए। तुम्हारे भाई सत्यम ने भी मुझे कुछ ऐसी बातें बताई है जिससे तुम पर भी विशाल अग्रवाल की हत्या में साथ देने का शक जा रहा है। मुझे पता है कि विशाल ने तुम्हारे मिस्ड कॉल के थोड़ी देर बाद फोन किया था। तुम सिर्फ इतना बता दो उससे तुम्हारी क्या बात हुई थी। ये सुनकर राधा कभी पुलिस को देखती तो कभी इधर उधर देखने के बहाने से सत्यम को देखने लगती। वो ये सोचकर भीतर से डर गई कि लगता है सरवन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। कुछ सेकंड बाद थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने फिर सवाल किया, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे और विशाल से क्या संबंध थे? मैं उससे प्यार करती थी, राधा धीमी आवाज में बोली। थाना प्रभारी सिंह ने पूछा, इस बात का सत्यम को पता था? राधा बोली, नहीं। थाना प्रभारी सिंह ने पूछा, क्यों डर गई थी? भाई से डरकर कुछ नहीं बताया था या फिर कुछ और बात थी? राधा ने बताया, भाई से डरती थी इसलिए उससे कुछ नहीं बताया था। थाना प्रभारी सिंह का अगला सवाल था, अच्छा चलो अब ये बता दो कि 7 सितंबर 2021 की शाम को तुम्हारी विशाल अग्रवाल से क्या बातचीत हुई थी? थाना प्रभारी सिंह के अलग अलग तरह के सवालों को सुनकर राधा पसीने पसीने हो गई थी। दुपट्टे से पसीना पोंछती हुई बोली, उससे मिलना चाहती थी। थाना प्रभारी सिंह ने पूछा, वो भी रात में मिलने के लिए कहां बुलाया था? राधा ने बताया, भाई के फ्लैट पर। क्यों, क्या उसे भाई से मिलवाना था? लेकिन तुम्हारे भाई ने तो बोला था कि वो उस दिन कहीं गया हुआ था, घर पर था ही नहीं। थाना प्रभारी सिन्हा के सवालों से राधा खुद को घिरा महसूस करने लगी। कुछ भी नहीं बोल पाई। बीच में सत्यम कुछ बोलने को हुआ, तभी थाना प्रभारी ने उसे जोर से डपट दिया। उसके बाद राधा रोने लगी। थाना प्रभारी ने तुरंत महिला सिपाही को एक गिलास पानी लाने के लिए कहा और खुद उठकर अलमारी खोलने लगे। महिला सिपाही से पानी पीने के बाद थाना प्रभारी सिंह एक बार फिर बोले, सच सच बताओ
7 सितंबर को तुम्हारे और विशाल के साथ क्या क्या हुआ था? अभी मैं प्यार से पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे सच्चाई बाहर निकलवाना भी आता है। उस महिला सिपाही को देखो जिसने तुम्हें पानी पिलाया है, वही तुम्हारे मुंह में अंगुली डालकर सारी बातें भी बाहर निकलवा लेगी। ये कहते हुए थाना प्रभारी ने सत्यम, ओमर और सरवन को दूसरे कमरे में भेज दिया। अब तक पुलिस दबाव में आकर राधा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने विशाल के साथ अपने अवैध संबंध को स्वीकार करते हुए 7 सितंबर 2021 की पूरी घटना बयान कर दी। फिर क्या था जो बातें थाना प्रभारी ने सत्यम और सरवन से भी नहीं पूछी थी, और उन पर विशाल अग्रवाल की हत्या का सिर्फ संदेह था, इसकी पुष्टि राधा ने ही कर दी। थाना प्रभारी के लिए राधा द्वारा दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। वो मुस्कुराए और राधा को महिला सिपाही के साथ बैठाकर सत्यम व सरवन के पास जा पहुंचे। उनसे भी उन्होंने विशाल अग्रवाल की हत्या के संबंध में घुमा फिरा कर कई सवाल पूछे। कुछ सवाल उन्होंने हवा में तीर की तरह चलाए, जबकि कुछ सवालों के साथ सबूत होने के दावे और राधा द्वारा बताए जाने की बातें कहकर थाना प्रभारी ने उन दोनों को उलझा दिया। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों भी टूट गए और उन्होंने विशाल हत्याकांड से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने तक की बात बता दी। सत्यम व सरवन दोनों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर सरवन ने विशाल अग्रवाल की हत्या करने व उसके शव को ठिकाने लगाने का भी खुलासा कर दिया। राधा को विशाल अग्रवाल के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने से लेकर उसकी हत्या संबंधी साक्ष्य मिटाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने साक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए राधा का वेजाइनल टेस्ट करवाया। साथ ही आरोपियों के निशानदेही पर विशाल अग्रवाल की स्कूटी, लैपटॉप तथा हत्या में उपयोग लोहे की रॉड बरामद कर ली। आशनाई के चक्कर में अपनी जान गंवाने वाले बैंक कर्मी विशाल अग्रवाल की प्रेम कहानी इस प्रकार सामने आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नौबस्ता थाना के अंतर्गत संजय नगर कॉलोनी मछरिया में विष्णु प्रसाद अग्रवाल के 2 बेटे अंशुल और विशाल के अलावा बेटी दिव्या थी। इनमें बड़ा भाई अंशुल शादीशुदा और विशाल कुंवारा था। वो भी अपने भाई अंशुल की तरह ही बैंक मैनेजर था और माता पिता के साथ ही रहता था। स्वभाव से विशाल अग्रवाल दिल फेंक व आशिक मिजाज का युवक था। वो जल्द ही किसी लड़की के पीछे पड़ जाता था। आकर्षक और सेक्स अपील होने के कारण कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। उसके दिल फेक होने के कारण ही वो किसी के साथ भी नाजायज रिश्ता बनाने से परहेज नहीं करता था। उसने मौका पाकर राधा को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसे शादी के सपने दिखाते हुए ऐशो आराम की जिंदगी देने के वादे किए थे। राधा भी विशाल अग्रवाल के प्रेम जाल में फंस चुकी थी। सत्यम उमर अपने माता पिता के साथ पहले महेश्वरी मोहाल में रहता था। बाद में उनके देहांत के बाद वो घंटाघर स्थित अपने मामा के घर रहने लगा था। हालांकि 6 साल पहले उसके मामा की भी मौत हो गई थी। उसकी मामी अपने मायके में रहती थी, जिस कारण उसने घंटाघर में ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। वही विशाल अग्रवाल भी आता जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाल की तलाश के लिए पुलिस ने जब बैंक जाकर सहकर्मियों से पूछताछ की तो सामने आया था कि विशाल अग्रवाल को अक्सर बिहार की रहने वाली युवती व एक और किशोरी दोनों के साथ देखा गया था। कुछ समय पहले ही युवती को प्रेमी विशाल के किशोरी से संबंध होने की जानकारी हुई थी, जिसके बाद युवती ने उसे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। बताते हैं कि जिस बैंक विशाल कम करता था, वहीं पर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक युवती के साथ विशाल और सत्यम के अवैध संबंध थे। विशाल और सत्यम के लिए वो युवती केवल देह सुख का साधन भर थी। दोनों बदले में उस युवती को कुछ पैसे या गिफ्ट दे दिया करते थे। वो फ्लैट सत्यम ओमर और विशाल अग्रवाल के लिए सिर्फ मौज मस्ती का अड्डा बनकर रह गया था। कई बार वहां सरवन के साथ भी बैठकें होती थी और पार्टी का दौर चलता था। उस फ्लैट पर एक और लड़की का अक्सर आना जाना लगा रहता था। वो वहां बेधड़क आती थी और अधिकार के साथ कुछ समय वहां गुजार कर चली जाती थी। हालांकि वो दूसरे मोहल्ले मनीराम बगिया में रहती थी। वास्तव में वो सत्यम ओमर की मौसेरी बहन थी।
सत्यम ओमर ने एक चाबी राधा को भी दे रखी थी। वहीं पर आज से करीब 2 साल पहले राधा की विशाल से मुलाकात हुई थी। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। विशाल अग्रवाल राधा की खिलती किशोरा अवस्था को देखकर दंग रह गया था, जबकि राधा उसकी मीठी बातें और माचो बदन की दीवानी बन गई थी। उसके बाद से विशाल अग्रवाल और राधा अक्सर साथ साथ घूमने फिरने लगे थे, लेकिन दोनों सत्यम ओमर की नजरों से बचकर भी रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रेम संबंध के बारे में सत्यम को कोई जानकारी हो। जल्द ही विशाल ने मौका पाकर राधा से शारीरिक संबंध भी बना लिए, जिसमें राधा की भी स्वीकृति मिल गई थी। सत्यम की गैर मौजूदगी में राधा विशाल को उसी फ्लैट पर बुला लेती थी। 7 सितंबर 2021 को सत्यम ओमर ने बहन राधा को फोन पर बताया था कि वो आज वहां नहीं आ पाएगा। बाहर बालकनी में उसके कपड़े सूख गए होंगे, उसे अलमारी में रख दे। किचन और दूसरे कमरों के बिखरे सामान आकर ठीक कर दे। अपने भाई के इस आदेश का पालन करते हुए राधा ने अपने प्रेमी विशाल के साथ मौज मस्ती करने की भी योजना बना ली। उसने तुरंत फोन करके इसकी जानकारी विशाल को दी और शाम को खाने पीने का सामान लेकर आने को कहा। शाम होने से पहले वो फ्लैट पर पहुंच गई, किचन और कमरे को दुरुस्त किया। तब तक शाम के 8:30 बज चुके थे। अब तक विशाल को आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसने 8 बजे तक आने को कहा था। देर होने पर राधा ने विशाल अग्रवाल को फोन किया, जिसे विशाल ने रिसीव नहीं किया। करीब 20 मिनट बाद विशाल ने कॉल बैक कर राधा को बताया कि वो वहां पहुंचने वाला है, और फिर वो ठीक 9 बजे फ्लैट पर पहुंच गया। उसी फ्लैट की पार्किंग में उसने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। राधा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो उसके गले से लिपट गई। दोनों कई हफ्तों बाद अकेले में मिले थे। इस मौके को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते थे। राधा के लिए पूरी रात थी। विशाल भी खाने पीने के सामान के साथ आया था। दोनों बेफिक्र थे, मौज मस्ती के लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर भी थे। और इसी जल्दबाजी में उनसे एक बड़ी भूल हो गई। वो लोग मेन डोर को अंदर से कुंडी लगाना भूल गए। वे बेडरूम में थे, ड्राइंग रूम की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं गया था। दोनों एक दूसरे पर प्यार की बौछार करने लगे। कब वे दोनों पूरी तरह मस्ती के समुंदर में डूब गए, उन्हें पता ही नहीं चला। इधर वाटर प्लांट में काम खत्म हो जाने पर सत्यम फ्लैट पर अचानक आ गया। फ्लैट का दरवाजा खुला होने पर वो सीधे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। बेडरूम में रोशनी देखकर वो चौंक गया और वहां जाकर दरवाजे पर लगे पर्दे को हटाया। बेड पर राधा के साथ विशाल को लिपटा देख सत्यम सन्न रह गया। वे दोनों आंखें मूंदे इतने बेफिक्र एक दूसरे खोए थे कि सत्यम के दरवाजे पर आने की जरा भी आहट महसूस नहीं हुई। गुस्से से भड़की ज्वाला को दबाए सत्यम चुपचाप फ्लैट के नीचे आया। नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और राधा के आलिंगन में बंधे विशाल के सिर पर दे मेरी। एक ही वार में उसके फिर से खून बहने लगा। राधा अपनी जान बचाते हुए दूसरे कमरे में भाग गई। गुस्से में सत्यम ने विशाल अग्रवाल के सिर पर दनादन 3 से 4 और वार कर दिए। सिर पर ताबड़तोड़ वार से विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। राधा के सामने ही विशाल की मौत हो जाती है, लेकिन वो डर गई थी कि कहीं सत्यम उसे भी ना मार डाले। सत्यम ने राधा को डपटते हुए इस बारे में किसी को भी न बताने की उसे सख्त हिदायत दी। उसे जल्दी से दीवार पर लगे खून के दाग मिटाने को कहा। उसके बाद सत्यम ने तुरंत अपने दोस्त सरवन को बुला लिया। सरवन भागा भागा आया तो विशाल की लाश देखकर उसके होश उड़ गए, लेकिन जल्द ही नॉर्मल होने पर उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तब तक रात के 11:30 बज गए थे, इसलिए सरवन योजना के अनुसार अगले रोज 8 सितंबर को प्लास्टिक का एक ड्रम खरीद लाया। उसमें विशाल अग्रवाल की लाश ठूंस कर पैक कर दी। ड्रम को स्टील की स्ट्रिप से पैक कर दिया। उसके बाद ड्रम को विशाल अग्रवाल की स्कूटी पर लाद कर सत्यम और सरवन कैंट होते हुए जाज मऊ गंगा पुल से दही चौकी उन्नाव जा पहुंचे। उन्होंने ड्रम को नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। साथ ही विशाल का मोबाइल फोन भी नहर में फेंक दिया और उसकी स्कूटी से वापस कानपुर उसी फ्लैट पर आ गए। फिर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ
भादंवी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चार्जशीट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।